नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जनमत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। तो दिन भर की जो सुर्खियों रहे मुद्दे, उन पर तमाम चर्चा आज होगी। विस्तार से हर खबर की बात आपको बताएंगे। तो भारत के समुद्री सुरक्षा तंत्र को नई ताकत देने वाला युद्धपोत हिमगिरी आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र की एक ऐतिहासिक उपलब्धि बन चुका है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित यह युद्धपोत भारतीय नौसेना के लिए तैयार कर सौंप दिया गया है। हिमगिरी प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत निर्मित 3 एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स में से ये पहला है और 149 मीटर लंबा, 6,670 टन वजनी यह जहाज न केवल तकनीकी रूप से उन्नत है बल्कि देश की सैन्य ताकत और आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है। यह GRSE का 65 वर्षों में निर्मित सबसे बड़ा और आधुनिक युद्धपोत है, जो इस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी की क्षमता का भी प्रमाण है। हिमगिरी अत्याधुनिक हथियारों और प्रणालियों से लैस है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और बराक 8 मिसाइलें से दुश्मन की समुद्री और हवाई चुनौतियों से लड़ने में सक्षम बनाती हैं। CODAG यानी कि कंबाइंड डाइजल एंड गैस प्रोडोदन एंड AESA रडार और एडवांस्ड वॉरफेयर सिस्टम इसे बहुआयामी युद्ध क्षमता प्रदान करती हैं। यह 225 नौसैनिकों को समायोजित कर सकता है और इसमें हेलीकॉप्टर संचालन की भी पूरी सुविधा है। इस परियोजना में भारी मात्रा में स्वदेशी तकनीक, MSMES और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं का योगदान रहा है। इससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं और मेक इन इंडिया अभियान को मजबूती मिली है। हिमगिरी का निर्माण भारत की क्षमता को दिखाता है कि अब हम जटिल रक्षा उपकरणों का उत्पादन देश में ही कर सकते हैं। GRSE भविष्य में भी कई अत्याधुनिक जहाजों का निर्माण कर रहा है, जैसे कि अंधरोत और इक्शाक, जो समुद्री परीक्षण पूरे कर चुके हैं। इसके अलावा अगली पीढ़ी के कोरवेट्स का ठेका भी GRSE को मिलना लगभग तय है। हिमगिरी केवल एक युद्धपोत नहीं बल्कि भारत की बदलती सैन्य नीति, टेक्नोलॉजिकल आत्मनिर्भरता और सामरिक आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह हिंद महासागर में भारत की ताकत को और मजबूत करेगा, साथ ही विदेशी हथियारों पर भी आत्मनिर्भरता घटाएगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अनुमान जताया है कि इस साल मानसून का दूसरा चरण सामान्य से बेहतर रह सकता है। विशेष रूप से अगस्त और सितंबर में अच्छी बारिश की संभावना है। यह खबर देश के किसानों और कृषि अर्थव्यवस्था के लिए राहत भरी हो सकती है। हालांकि क्षेत्रीय असमानताएं भी चिंता का एक विषय है। IMD के प्रमुख डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र के अनुसार देश के अधिकांश हिस्सों में अगस्त में सामान्य और सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है, परंतु पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत के कुछ इलाके और दक्षिण पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां कम बारिश भी हो सकती है। खासकर पूर्वोत्तर भारत के लिए यह लगातार 5वां वर्ष होगा जब बारिश सामान्य से कम रह सकती है। यह एक चिंताजनक प्रवृत्ति है। 1 जून से 31 जुलाई तक देश में औसतन 474.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से लगभग 6% अधिक है। जुलाई में बारिश के कारण बने 6 निम्न दबाव क्षेत्रों में से 4 डिप्रेशन में बदले, जिससे बंगाल से लेकर राजस्थान तक भारी वर्षा हुई। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इस वजह से अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं भी देखने को मिली हैं। हालांकि IMD ने अगले 2 हफ्तों में बारिश थोड़ी कमजोर रहने की बात कही है, लेकिन यह ब्रेक मानसून की स्थिति नहीं मानी जाएगी। ENSO यानी कि एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन की हम बात करें तो फिलहाल न्यूट्रल स्थिति बनी हुई है और अक्टूबर तक ऐसे ही बने रहने की संभावना है। इसके बाद लानीना प्रभाव धीरे धीरे उभर सकता है, जो भारत के लिए सामान्यतः अच्छा संकेत होता है। भारत की कृषि व्यवस्था मानसून पर गहराई से निर्भर है। लगभग 42% आबादी सीधे तौर पर कृषि पर निर्भर है और मानसून की बारिश खाद्य सुरक्षा, सिंचाई, जलाशयों, पीने के पानी और बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होती है। यही वजह है कि मानसून की हर चाल देश की अर्थव्यवस्था और नीति निर्माण पर असर डालती है। इस बार जहां देशव्यापी तस्वीर संतोषजनक आपको दिख रही है, वहीं क्षेत्रीय असमानताएं कृषि उत्पादकता को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में सरकारों और कृषि विभागों को क्षेत्रीय स्तर पर डेटा आधारित नीतियों की जरूरत है, ताकि संकटग्रस्त क्षेत्रों में राहत योजना समय रहते पहुंच सके।
गौतम बुद्ध नगर को उसकी पहली महिला जिलाधिकारी मिल गई है। मेधा रूपम ने जिले की डीएम के तौर पर यह कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले वे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर कार्यरत थी। कार्यभार ग्रहण करने के बाद सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत में मेधा रूपम ने साफ किया कि जनता की समस्याओं का समाधान उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्हें खरीदारों और किसानों की समस्याओं को लेकर भी अपनी प्रतिबद्धता जताई है और कहा कि जिला प्रशासन पूरी गंभीरता से जरूरी कदम उठाएगा ताकि लोगों को न्याय मिल सके और उनका भरोसा प्रशासन पर बना रहे। इस दौरान हमारी संवाददाता रिमझिम ने उनसे खास बातचीत की है, आप देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गौतम बुद्ध नगर के जिला अधिकारी कार्यालय में। हमारे साथ मौजूद है मेधा रूपम जी, जिन्होंने अभी नए तौर पर जिला अधिकारी का पदभार गौतम बुद्ध नगर में संभाला है। हमारे साथ हम इनसे खास बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले आज आपका पहला दिन है कार्य पे, तो आपकी पहली प्राथमिकताएं क्या होंगी कार्य में? गौतम बुद्ध नगर के सभी वासियों से मेरा नमस्कार। और जो पहली प्राथमिकता रहेगी, जनता की समस्याएं रहेंगी और उद्देश्य यही रहेगा कि जनता की जितनी समस्याएं हैं उनका अंतिम निस्तारण हो और त्वरित रूप से हो। मैम, जो है अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण, इस तरह की बहुत दिक्कतें आती हैं गौतम बुद्ध नगर में। इनसे आप अथॉरिटीज़ से कैसे कांटेक्ट करके, कैसे उनसे कोलैब करके आप इन चीज़ों का निवारण करेंगी? देखिए, अभी जस्ट ज्वाइन किया है, बट सभी जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितनी अथॉरिटीज़ हैं, सबके साथ लाइजनिंग एक टीम वर्क के साथ हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद मैम। तो अभी हमने बात किया कि सबसे पहले जो प्राथमिकताएं होंगी वो जनता की समस्याएं होंगी। कैमरामैन जितेंद्र के साथ मैं रिमझिम सिंह, सुदर्शन न्यूज़, गौतम बुद्ध नगर। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम धमाके ने न केवल 6 लोगों की जान ली और सैकड़ों को घायल किया, बल्कि इसने एक ऐसी राजनीतिक और सामाजिक साजिश को भी जन्म दिया जिसने हिंदू समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश की। इस मामले में मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने 31 जुलाई 2025 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सभी 7 आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रिटायर्ड रमेश उपाध्याय, अजय रहीरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी को बरी कर दिया है। और कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष कोई ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रहा और तथाकथित हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया है। यह फैसला न केवल न्याय की जीत है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और बेगुनाहों को झूठे आरोपों में फंसाकर बदनाम करने की कोशिशें अंततः विफल होती हैं। हिंदुओं को निशाना बनाने की साजिश मालेगांव ब्लास्ट केस की शुरुआत से ही एक सुनियोजित ढंग से हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को गढ़ने की कोशिश की गई। महाराष्ट्र एटीएस ने 2008 में इस मामले की जांच शुरू की और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित जैसे लोगों को गिरफ्तार किया। अभियोजन ने दावा किया कि यह ब्लास्ट अभिनव भारत नामक संगठन की साजिश थी, जिसे हिंदू आतंकवाद से जोड़ा गया। इस थ्योरी को मीडिया और कुछ राजनीतिक दलों ने खूब हवा दी, जिससे हिंदू समुदाय को आतंकवाद से जोड़कर बदनाम करने की कोशिश की गई। यह एक ऐसा नैरेटिव था जिसका मकसद यह साबित करना था कि आतंकवाद केवल एक धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंदू भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि एनआईए कोर्ट के फैसले ने इस झूठी थ्योरी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। स्पेशल जज ए.के. लाहौटी ने अपने 500 पेज से ज्यादा के फैसले में कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अभियोजन ने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी, लेकिन कोई सबूत नहीं पेश किया। दोष सिद्धि नैतिक आधार पर नहीं, बल्कि ठोस सबूतों पर होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी उजागर किया है कि अभियोजन पक्ष ने 7 आरोपितों के बीच साजिश का कोई सबूत नहीं दिया, न कोई कॉल रिकॉर्ड, न मीटिंग्स का कोई प्रमाण, न ही कोई ठोस फॉरेंसिक साक्ष्य। साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित पर झूठे आरोप। साध्वी प्रज्ञा पर जिस तरीके से ये आरोप लगे गए कि ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई LML फ्रीडम मोटरसाइकिल उनकी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि फॉरेंसिक विशेषज्ञ बाइक के चेसिस का पूरा सीरियल नंबर रिकवर नहीं कर सके, इसलिए यह साबित नहीं होता कि बाइक उनकी ही थी। इसके अलावा साध्वी ने ब्लास्ट से 2 साल पहले संन्यास ले लिया था और सभी भौतिक संपत्ति त्याग दी थी। कोर्ट ने कहा ऐसे में बाइक उनके पास कैसे हो सकती है। अभियोजन यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहा। इसी तरह लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित पर आरोप था कि उन्होंने कश्मीर से RDX मंगवाया और बम असेंबल किया है, लेकिन कोर्ट ने इसे निराधार बताया क्योंकि ना तो कोई गवाह था और ना ही कोई दस्तावेजी सबूत।
पुरोहित और अजय रहीरकर के बीच फाइनेंशियल लेन देन को भी अभियोजन आतंकी गतिविधियों से जोड़ने में नाकाम रहा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह पैसा पुरोहित ने अपने घर के निर्माण और LIC पॉलिसी पर खर्च किया, न कि किसी गैरकानूनी काम में। अभियोजन की कमियां और पुलिस की लापरवाही। कोर्ट ने अभियोजन और पुलिस की कई खामियों को उजागर किया है। जज लाहौटी ने कहा कि पुलिस ने घटनास्थल को ठीक से सुरक्षित नहीं किया, जिससे फॉरेंसिक सबूत खराब हुए। गवाहों की मौत और 34 गवाहों का हॉस्टाइल हो जाना भी केस को कमजोर करने का कारण बना। अभियोजन ने 323 गवाहों की जांच की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं जुटा सका। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट्स में हेराफेरी थी, जिसके कारण घायलों की संख्या 101 से घटाकर 95 मानी गई है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। जज लाहौटी ने अपने फैसले में बार बार जोर दिया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। उन्होंने कहा अभियोजन ने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी बनाई, लेकिन यह सबूतों पर नहीं टिकी। नैतिक आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह बयान उन ताकतों के लिए करारा जवाब है जिन्होंने हिंदू समुदाय को बदनाम करने के लिए इस केस का इस्तेमाल किया। कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित किया कि ब्लास्ट के शिकार लोगों को न्याय मिले। मारे गए 6 लोगों के परिवारों को 2 लाख रुपए और 95 घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। बेगुनाहों की जीत यहाँ पर है, लेकिन सवाल वाकई यह फैसला उन सभी बेगुनाहों की जीत है जिन्हें 17 साल तक झूठे आरोपों में फंसाया गया। साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित जैसे लोगों को न केवल जेल में समय बिताना पड़ा, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया गया। इस केस ने दिखाया कि कैसे एक खास नैरेटिव को बढ़ावा देने के लिए सबूतों की अनदेखी की गई और हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया। हालांकि पीड़ित परिवारों का दर्द भी कम नहीं है। सैयद अजहर के पिता और लियाकत शेख जैसे लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया और वे इस फैसले से निराश हैं। उनकी मांग है कि असली दोषियों को पकड़ा जाए। यह सवाल अब भी अनुत्तरित है कि अगर ये 7 लोग दोषी नहीं थे तो ब्लास्ट के पीछे कौन था। कोर्ट ने DG ATS को नकली मेडिकल सर्टिफिकेट्स और अन्य अनियमितताओं की जांच का आदेश दिया है। तो फिलहाल के लिए आज के जनमत में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप लगातार देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।